हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कि आपकी है कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका प्याजे है, कोलबर्ग है, वाइगॉत्स्की है, ये तीनों कभी भी आपके सीटेट के एग्जाम से एब्सेंट नहीं हो सकते। हमेशा आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। विदाउट एनी डीले हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग का जन्म जो है वो 1927 में हुआ और उनकी जो डेथ हुई वो 1971 में हुई। ठीक है, ये सिर्फ एक बेसिक सी जानकारी थी इनके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉरलिटी होता क्या है, नैतिकता किस चिड़िया का नाम है। मॉरलिटी इज द ह्यूमन अटेम्प्ट टू डिफाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग अबाउट आवर एक्शंस एंड थॉट्स एंड व्हाट इज गुड एंड बैड अबाउट आर बीइंग हु वी आर। ठीक है, मतलब क्या है कि मॉरलिटी इज द ह्यूमन अटेम्प्ट, ये डिफाइन करने का तरीका है कि क्या सही है क्या गलत है हमारे एक्शंस के बारे में और हमारे थॉट के बारे में। हमारा कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार गलत है, हमारा कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है। मतलब कि सही और गलत के बीच का अंतर, सही अच्छा और बुरा के बीच का अंतर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉरलिटी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। ठीक है, ये वो गुण है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। भाई, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो ना तो वो नैतिक होता है ना वो अनैतिक होता है, उसको मॉरलिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस से और कुछ अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से वो सीखता है कि नैतिकता क्या होती है। अब हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, बड़ों से जो है वो आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, तमीज़ से बात करनी चाहिए, बाहर से कोई आता है तो हमें क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मॉरलिटी को जन्म देती है। हमारे समाज से, हमारे बड़ों से हम सीखते हैं मॉरलिटी के बारे में। अब आता है आपका मॉरल रीजनिंग क्या है, यानी नैतिक तर्क क्या है। भाई, जब भी आप किसी चीज़ को अच्छा कहेंगे, सही कहेंगे, राइट कहेंगे, रॉन्ग कहेंगे, गुड कहेंगे या बैड कहेंगे, अच्छा या बुरा कहेंगे, तो कोई तो रीज़न देंगे उसके पीछे ना। आप ये कहेंगे नहीं नहीं, जो ये काम है ये अच्छा है, ठीक है, ये आपने किया ये अच्छा किया, ये आपने किया ये गलत किया, चोरी किया तो आपने गलत किया, तो उसके पीछे आप कोई तो रीजनिंग देंगे ना, कोई तर्क देंगे आप उसके पीछे। वो तर्क जो होता है उसको हम कहते हैं नैतिक रीजनिंग या मॉरल रीजनिंग उसको कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बनता है आपका मॉरल डिलेमा, जिससे कि एक क्वेश्चन हमेशा बनता है आपका। मॉरल रीजनिंग से क्वेश्चन बनता है। मॉरल डिलेमा इज वेयर यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। द आंसर इज ऑफन नॉट क्लियर एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ठीक है, मॉरल डिलेमा क्या होता है, जब आपके सामने एक नैतिक दुविधा होती है कि मैं क्या करूं। ठीक है, अब जैसे कि जो अभी आप एग्जाम्पल लेके चलिए, एक लड़का है भाई, उसको लव मैरिज करनी है और वो लड़की को लेकर आ गया घर। ठीक है, उसको बोला कि भाई मुझे तो लव मैरिज करनी है, अपनी मम्मी से मिलवा दिया। उसका मम्मी कह रही है अगर तू इसको घर लेके आएगा तो मैं तो घर में नहीं रहूंगी। ठीक है, और मैं तो अभी की अभी जान देने वाली हूँ अगर इसको घर लेकर आ गया तो। अब लड़की कह रही है कि भाई तुमने तो मुझसे दुनिया जान के वादे कर रखे हैं, ठीक है, तो अब तुम्हें शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी। तो अब लड़के के सामने क्या है, यहाँ पे डिलेमा है, अपनी माँ की तरफ जाए या फिर उसकी तरफ जाए जिसको उसने 70 वादे कर रखे हैं कि हम तो ऐसा करेंगे और हम दुनिया बसाएंगे और हम ये करेंगे फलाना ढिमकाना, है ना। तो यहाँ क्या होगा, मॉरल डिलेमा होगा, नैतिक दुविधा होगी कि दोनों ही तरफ से किसको चुनो, अपनी माँ को चुनो या फिर अपनी प्रेमिका को चुनो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिलेमा की सिचुएशन होगी, दुविधा की सिचुएशन होगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जब आपके सामने 3 रास्ते हैं और कई बार क्या होता है वो तीनों ही रास्ते सही हैं। ठीक है, आपको पता है कि वो तीनों ही रास्ते सही हैं और आपके लिए अच्छे हैं, तब आपके सामने क्या होती है, एक दुविधा होती है चुनने में। आपको समझ नहीं आता कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि इस ट्रेन को जो है या तो इस तरफ भेजा जा सकता है या इस तरफ भेजा जा सकता है। अब इस बंदे के दिमाग में ये दुविधा है कि मैं इस अकेले को मरने दूं या इन सबको मरने दूं। और ये चीज़ और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है अगर ये यहाँ इंसान खड़ा है, ये आपका कोई अपना हो। ठीक है, आपके पापा खड़े हैं या आपका कोई दोस्त खड़ा है और इधर वाले जो अनजान है, तो आपके दिमाग में एक डिलेमा होगा, दुविधा होगी कि इस ट्रेन को किस तरफ भेजा जाए, इस तरफ भेजा जाए या इस तरफ भेजा जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जब भी 2 सिचुएशंस के बीच में आपको चुनना पड़ता है और आपके दिमाग में एक दुविधा होती है कि यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, तो उसको क्या कहते हैं, मॉरल डिलेमा कहा जाता है। ठीक है, हाइंस डिलेमा की बात करेंगे हम, जो कि कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में मेंशन किया है। हाइंस डिलेमा एक बहुत ही फेमस डिलेमा है। इसमें क्या था, हाइंस नाम का एक बंदा है जिसकी क्या है, आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसको एक लाइलाज बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि एक ऐसी मेडिसिन है जिससे आपकी वाइफ की जान बच सकती है, आप उसको ले आइए तो हम उसको यूज़ करके आपकी वाइफ की जान बचा लेंगे।
अब हाइंस जो होता है वो जाता है केमिस्ट के पास में और उस मेडिसिन को मांगता है। मान लीजिए उस मेडिसिन की कीमत जो है वो नॉर्मली 50 रुपये है, लेकिन हाइंस से वो जो केमिस्ट वाला है वो इसके मांगता है 5,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हाइंस क्या करता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगी आप बता रहे हो, आप फिर भी मुझे दे दो, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा, मेरी वाइफ की जान खतरे में है। और हाइंस अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। ठीक है, मेडिकल वाला कहता है भैया मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी वाइफ मरे जिए, मुझे इसके 5,000 रुपये अभी हाथ में रखो, उसके बाद मेडिसिन दूंगा मैं। ठीक है, तो हाइंस के पास में अभी दो ही रास्ते बच जाते हैं, या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे या तो वो अपनी मॉरलिटी को जिंदा रखे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइंस क्या करता है, रात को जाता है, जो केमिस्ट है उसकी शॉप को तोड़ करके मेडिसिन वहां से चुरा लेता है और डॉक्टर को देके अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। अब इस सिचुएशन को, ये रियल सिचुएशन नहीं है, हाइपोथेटिक है, यानी कि परिकल्पना है, और इसको बच्चों को दिया जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग जो है वो बच्चों को, अलग अलग स्टेज के बच्चों को, एक बच्चा 3 साल का, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 13 साल का, उन बच्चों से पूछा जाता है कि तुम हाइंस की जगह होते तो तुम क्या करते। कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनके लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, शुड हाइंस हैव स्टॉलन द ड्रग, क्या हाइंस को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी और क्यों चुरा लेनी चाहिए थी। वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिड नॉट लव हिज वाइफ, क्या कुछ भी स्थिति बदल जाती अगर हाइंस अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता होता। मतलब प्यार करता था इसलिए उसने चोरी करी, लेकिन अगर वो उससे प्यार नहीं करता होता, उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं होता, तो क्या वो मरने देता अपनी वाइफ को, मरने देना चाहिए था उसको। या फिर व्हाट इफ द पर्सन डाइंग वाज अ स्ट्रेंजर, वुड इट मेक एनी डिफरेंस, अगर मरने वाला इंसान कोई अजनबी होता, उसकी पत्नी ना होती, तो क्या अंतर पड़ जाता, क्या चोरी करना सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बच्चों से पूछे गए, अलग अलग एज के बच्चों से पूछे गए, और उसके पीछे उन्होंने किस तरीके से आंसर किया, और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या थी कि उस आंसर करने के पीछे उनका लॉजिक क्या था, उन्होंने रीजनिंग क्या दिया, उसके बेस पर ये थ्योरी बनाई गई। कि भाई एक बच्चे ने कहा कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों, क्योंकि चोरी करना बुरी बात है। एक बच्चे ने एक रीजन दिया, दूसरे बच्चे ने ये रीजन दिया कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मतलब कि सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि पुलिस ले जाएगी। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तर्क दिया। कईयों ने ये भी कहा उसने चोरी करके बहुत ठीक किया क्योंकि केमिस्ट भी तो गलत कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए उसने अलग अलग बच्चों की जो है नैतिकता को देखा और उसके पीछे उन्होंने क्या रीजनिंग लगाई, उसको देख करके इस थ्योरी को उन्होंने बनाया। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नोन एज कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने 6 स्टेजेस को दिया है। यहाँ पे क्या है, आप याद रखेंगे, लेवल कितने हैं, 3 है, और इन 3 लेवल में उन्होंने 3-3, 2-2 स्टेजेस दी हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, तो स्टेजेस कितनी है आपकी, 6 है, लेकिन लेवल कितने हैं, 3 लेवल हैं। एक लेवल में 2 स्टेज उन्होंने दी है। ठीक है, और इसको स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, जो आपकी कोलबर्ग की थ्योरी है, इसको स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। यूनिवर्सल माना उन्होंने अपनी इस थ्योरी को कि जितने भी पूरे यूनिवर्स में सार्वभौमिकता है ये, कि जो भी बच्चे हैं वो इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। इस एज के जो बच्चे हैं उनके अंदर इतनी मॉरलिटी होती है, उनकी ऐसी सोच होती है मॉरलिटी को लेकर के, या ऐसी रीजनिंग वो देते हैं। ठीक है, उन्होंने माना कि ये सार्वभौमिक है। द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट गोज थ्रू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज नॉट चेंजेबल। उन्होंने कहा कि मॉरल डेवलपमेंट, बच्चे के अंदर नैतिकता एक स्टेज में आती है और इस स्टेज को ब्रेक नहीं किया जा सकता। एक स्टेज में आने के बाद बच्चा इतना मॉरलिटी को समझेगा और उसके बाद दूसरी स्टेज में आने के बाद में इतना समझेगा। ठीक है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। स्टेजेस कौन कौन सी है उसको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहली स्टेज है आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री का मतलब क्या है, कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो परंपराएं होती हैं, जो नियम कानून है। प्री का मतलब क्या है, यानी उनसे पहले वाली स्टेज है। पूर्व परंपरागत यानी परंपरा से पहले वाली स्टेज, जब बच्चा 3 से 7 ईयर का होता है, उसको नहीं मालूम क्या नियम है, क्या कानून है, क्या मतलब आपकी मॉरलिटी होती है, कुछ नहीं मालूम उसको। ये उससे पहले की स्टेज है, आपको याद रखना है। यहाँ पे बच्चा मॉरलिटी का मतलब ये समझता है, सबसे पहली स्टेज होती है ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज। ठीक है, इस स्टेज के बच्चे के लिए मॉरलिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है, आज्ञा का पालन करो, या तो आज्ञा का पालन करो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब बच्चे को आपने क्या किया, अगर किसी चीज़ के लिए उसको डांट पड़ रही है, इसका मतलब वो चीज़ उसके लिए गलत है। अगर किसी चीज़ के लिए उसको शाबाशी मिल रही है, डांट नहीं पड़ रही, तो उसके लिए सही है। उसको मॉरलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको नहीं पता क्या नैतिकता होती है। उसको पता है ये काम करूंगा तो एक मतलब चाटा खाने के लिए मिलेगा मम्मी से, तो वो काम को नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ऑबिडियंस और पनिशमेंट को समझता है वो, और कोई मॉरलिटी को नहीं समझता स्टेज 1 में। ठीक है, ईगो
दूसरा स्टेज होती है आपकी, उसमें होता है ईगो, इंडिविजुअलिज्म, एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कोई भी नाम इनमें से आपको मिल सकता है, टिट फॉर टैट भी इसको बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा क्या बोलता है, जैसा तुम मेरे लिए करोगे वैसा मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने अपने भाई वगैरह को देखा होगा, खैर भाई तो अभी भी करते हैं, है ना, उसको आप कोई सामान लेने के लिए भेजोगे अपने लिए शॉप से, वो कहेगा मुझे दे पहले मेरी चॉकलेट के पैसे, उसके बाद तेरे लिए सामान लेके आऊंगा। तो मतलब कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे कुछ दो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि एक बच्ची है, वो लंच आज नहीं लेकर के आई है, दूसरी बच्ची से कहती है तुम मुझे अपना लंच शेयर करो क्योंकि फलाने दिन मैंने तुमसे अपना लंच शेयर किया था। तो इसका मतलब उसके लिए मॉरलिटी का कोई मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए किया था इसलिए तुम मेरे लिए करो। ठीक है, तो ये क्या होती है, सेकंड स्टेज होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है सीटेट में, ऐसी कौन सी स्टेज होती है जब बच्चे में मॉरलिटी बिल्कुल ही नहीं होती है, मिसिंग होती है बिल्कुल, तो वो फर्स्ट स्टेज होती है। बच्चे में कोई मॉरलिटी यहाँ पे नहीं होती, सिर्फ एक बाहरी जो आपका कारक है जो मॉरलिटी को आपका ड्राइव कर रहा है। ठीक है, या तो पनिशमेंट मिलने से, या तो जो तुम मेरे लिए करोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो मॉरलिटी खुद की उसकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि थोड़ा बच्चा परंपरा के हिसाब से मॉरलिटी को समझता है। परंपरागत स्टेज लेवल 2 है ये आपका, और इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेज आती है लेवल 2 में, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, अब देखो स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पे लेवल 3 में, जो स्टेज 3 लेवल 2 में स्टेज 3 में क्या होता है, यहाँ पे एप्रिशिएशन होता है बच्चे में, गुड बॉय और गुड गर्ल, यानी कि बच्चे को आप अप्रिशिएट करते हो। यहाँ बच्चे के अंदर एक भावना होती है कि मुझे सब अप्रिशिएट करें। स्कूल में आपने देखा होगा इस स्टेज में आकर के बच्चे टीचर के लिए बड़ा अच्छा अच्छा काम करेंगे, ग्रीटिंग बनाएंगे, उसका जो होता था ना, हमारे क्लास में तो ऐसा भी होता था कि टीचर का जो अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर कवर वर करके बड़ा उसमें डिज़ाइन बना के टीचर को देंगे कि मैम खुश हो जाएंगी। अच्छा, ये गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड गर्ल के लिए आप लोग करेंगे, जो भी काम करेंगे वो प्रशंसा पाने के लिए करते हैं आप। ठीक है, मॉरलिटी से तब भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आपका स्टेज 4 लेवल 2 का स्टेज 4 क्या होता है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, या फिर रिस्पेक्ट द सोशल ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर भी हम इसको कह देते हैं। हिंदी में हम कहेंगे इसको प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। यहाँ तक आते आते बच्चा कुछ हद तक समझने लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो है हमें समाज के हिसाब से करनी चाहिए, समाज के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है आपका लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन हो गया। या तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 सिचुएशन होती है, इसमें थर्ड में आप क्या करेंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहलाने के लिए मॉरलिटी का यूज़ करेंगे, और दूसरा आप समाज के जो नियम बने हुए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं, उसका पालन करने के लिए आप मॉरलिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कि भाई ठीक है रेड लाइट को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, तो नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि एक लॉ है, एक बना हुआ है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे आपका जो है। ठीक है, हम बात करते हैं लेवल 3 के बारे में, जो कि है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल क्या होता है, उत्तर परंपरागत। अब ये क्या है, परंपरा से भी आगे जा चुका है बच्चा। वहाँ पहला क्या था, प्री कन्वेंशनल, यानी उसको कोई पता नहीं क्या कन्वेंशन है क्या परंपरा है। दूसरा था कन्वेंशनल लेवल, जब वो समझता है लॉ एंड ऑर्डर को। सॉरी भाई, बच्चे आ गए थे रिकॉर्डिंग के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका स्टेज 5 में क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। अब क्या है, परंपराओं से आगे की स्टेज है ये, कि बच्चा समझने लग गया सारी चीजें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। अब क्या करता है, सामाजिक समझौते की अवस्था है ये। बच्चा क्या है, समाज के नियमों को भी कहीं ना कहीं समझने लगता है। ये एडोलेसेंस वाली स्टेज आ जाती है आपकी कहीं ना कहीं। बच्चा क्या करता है, समाज के नियमों को भी समझता है कहीं ना कहीं कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ें समाज ने बनाई है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सही है, हम समाज के साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे, उनके साथ में चीज़ों को बना करके चलेंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिट है, हमारे लिए ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट बना रहेगा। ठीक है, सोसाइटी का जो एक माहौल है वो अच्छा रहेगा, उस चीज़ को बच्चा समझने लगता है। और वो लेकिन इंडिविजुअल राइट्स को भी वो मानता है कहीं ना कहीं, भाई रेड लाइट जो है वो नहीं तोड़नी है, ठीक बात है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन अगर किसी बंदे की जान जा रही है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी, तो क्या करेगा, यहाँ पर वो रेड लाइट को भी मतलब ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, बंदा जो बच्चा है तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी समझता है और इंडिविजुअल राइट पर भी काम करता है। ठीक है, स्टेज 6 होती है आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ जो बंदा है वो ऐसा है कि भैया चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं जो अपने प्रिंसिपल्स हैं उनसे नहीं हटूंगा, सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था होती है। यहाँ क्या होगा, बंदा कहीं ना कहीं अपना बेशक नुकसान कर लेगा लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। जैसे हमारी आर्मी है, ठीक है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आप उसको ले सकते हैं कि भाई अपनी जान खतरे में डाल करके वो हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, भगत सिंह हैं, गांधी जी हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने क्या किया, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आप उनको रख सकते हैं कि उन्होंने अपनी जान की मतलब परवाह ना करते हुए दूसरों के लिए उन्होंने काम किया। कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, मतलब सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके दूसरों के लिए काम किया है, उसको हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में काउंट करते हैं। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है जिससे क्वेश्चन आपका बनता है। क्रिटिसिज्म क्या है कोलबर्ग की थ्योरी के,
कि यहाँ जो इन्होंने थ्योरी दी वो कल्चर बायस्ड थी, संस्कृति भेद थी। उन्होंने जो सैंपल्स लिए वो फॉरेन के बच्चों के थे। अब फॉरेन के जो कल्चर है और जो हमारा इंडिया का कल्चर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो भाई कल्चर बायस्ड है, या तो उन्होंने कहा ये थ्योरी यूनिवर्सल है, तो भाई आपको यूनिवर्सल आपको जो सैंपल्स थे वो लेने चाहिए थे। तो कल्चर बायस्ड है, जेंडर बायस्ड है। उन्होंने जो सैंपल लिए थे, जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो इंटरव्यू किया गया, वो सिर्फ और सिर्फ जो मेल कैंडिडेट्स थे उनका किया गया, बॉयज़ का किया गया। जबकि हम लोग सब जानते हैं कि जो फीमेल होती हैं या जो लड़कियां होती हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनके डिसीजंस जो होते हैं वो इमोशंस पर बेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जेंडर बायस्ड भी है क्योंकि सिर्फ एक तरफा ये जो पूछा गया और फिर उसके बाद में ये बता दिया गया कि ये सार्वभौमिक है। फिर उसके बाद में यूनिवर्सल स्टेज कहा गया, जबकि यूनिवर्सल ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि इस स्टेज के बच्चे में पर्टिकुलर इतनी ही मॉरलिटी आती हो। ठीक है, आज भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको डर है कि आपके माँ बाप जो है वो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए डांटेंगे या धमकाएंगे या फिर धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ें आज भी सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम मॉरलिटी की वजह से भी करते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान भी है हमें। तो यूनिवर्सल स्टेज हम इसको नहीं कह सकते। हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, जो सिचुएशन उन्होंने दी बच्चों को वो उनकी रियल सिचुएशन नहीं थी। देखो एक कहावत है कि हम खुद के लिए बहुत अच्छे वकील और दूसरों के लिए बहुत अच्छे जज होते हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने रियलिटी में किसी इंसान के साथ में हो तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, और अगर किसी दूसरी सिचुएशन को सामने रखा जाए थ्योरी को सिर्फ, तो हम अलग तरीके से तर्क देंगे कि अच्छा उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, भाई सही बात है। लेकिन अगर हमारे खुद के घर में कुछ ऐसा हो रहा हो तो हम कहेंगे हाँ भाई क्यों नहीं करेंगे चोरी कर लेने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब वो केमिस्ट वाला उसको इतना इतना ज़्यादा दाम में बेच रहा है तो वो भी तो गलत कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सिचुएशन जो दी गई थी उन्हें वो परिकल्पनात्मक थी, सच्ची सिचुएशन नहीं थी। एक जो रियल सिचुएशन होती है उसमें बंदा कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसके बायस्ड थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल? योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट, शो यू शुड बी ऑनेस्ट। इसमें क्या कहा गया है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता है? अगर आपको ये बोला जाए कि यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ माता पिता को गर्व होगा इसलिए ईमानदार होना चाहिए। मतलब कि कौन सी सिचुएशन होगी आपकी, ये गुड बॉय और गुड गर्ल वाली। गुड बॉय गुड गर्ल क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको A+ मिलेगा, अच्छे नंबर आएंगे तो मम्मी शाबाशी देंगी, पापा शाबाशी देंगे, ऑनेस्ट रहोगे तो माता पिता को गर्व होगा। उसको ऑनेस्टी से मतलब नहीं, उसको पता नहीं ऑनेस्टी किस चिड़िया का नाम है, बस मम्मी पापा को अच्छा लगेगा इसलिए ऑनेस्ट होना चाहिए। तो क्या होगा, गुड बॉय गुड गर्ल वाली सिचुएशन होगी। अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल, अब याद रखना प्री कन्वेंशनल यानी परंपरा से पहले की बात हो रही है। ठीक है, लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन? जब बच्चा मॉरल डिसीजन लेगा प्री कन्वेंशनल लेवल में तो उसका जो मॉरल रीजनिंग होगी वो किस पर बेस्ड होगी? पर्सनल नीड्स पर और डिजायर्स पर बेस्ड होगी। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज पर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस पर, या पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व पर। तो मैंने आपको समझाया भी था लेवल 1 प्री कन्वेंशनल में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट, ऑबिडियंट और टिट फॉर टैट, ये तीन ही चीज़ें पता होती है, उसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं मॉरलिटी क्या होती है। ठीक है, तो पनिशमेंट के डर से वो मॉरलिटी को अपनाएगा। इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस? मैंने आपको समझाया भी था कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में ऐसा कौन सा स्तर होता है जिसमें नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, जब हम मानते हैं कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर कोई नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, कन्वेंशन से पहले की स्टेज, वहाँ बच्चे को नहीं पता होता कि मॉरलिटी क्या है, उसको सिर्फ पता है उसको आज्ञा, दंड और टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन। ठीक है, उसको मॉरलिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी? यहाँ पे क्रिटिसिज्म पूछा गया है कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, मेन उसकी जो आलोचना है वो क्या है? कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो ऐसा तो नहीं है, उन्होंने क्लियर कट स्टेजेस दी है, किस स्टेज में क्या होता है ये सब तो बताया है उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा और बताओ भाई, इसमें क्या है? कोलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पीरियल बेसिस, ये भी नहीं है। ठीक है, कोलबर्ग प्रपोज्ड दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, ये बात भी उन्होंने कही है। ठीक है, कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो बिल्कुल ठीक बात है, यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकताओं में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। देखो, एक फीमेल और एक मेल दोनों के सैंपल्स उनको लेने चाहिए थे और कल्चर को भी उनको शामिल करना चाहिए था, अलग अलग कल्चर को शामिल करना चाहिए था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बायस्ड था कि यहाँ पे जेंडर बायसनेस थी कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेल जो है वो इंटरव्यूज लिए थे। ठीक है,
5 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। देखो, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब सही और गलत के बारे में हम निर्णय लेने में जो एक दुविधा हमारे सामने होती है उसको हम कहते हैं मॉरल डिलेमा कहा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, टीचर जो है वो नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों में कैसे कर सकता है, ये पूछा गया है। गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, बच्चों को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि कैसे बिहेव करना है। तो देखो, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देने से तो बच्चा मॉरल नहीं बनेगा, ये तो आप सब जानते हैं। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना चाहिए। व्यवहार के स्पष्ट नियम उन्हें बता देना चाहिए, ये सेम बात होगी आपकी यहाँ कठोर नियम वाली। धार्मिक शिक्षा को महत्व देना चाहिए, सिर्फ धार्मिक शिक्षा को महत्व देना भी मॉरलिटी नहीं होता है। नैतिक मुद्दों पर जो चर्चाएं की जाती है उन्हें शामिल करना चाहिए। जब भी आप कोई मॉरल इशू पे बात कर रहे हैं तो बच्चों को उसमें शामिल करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, तुम क्या सोचते हो? ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे सेंसिटिव होंगे मॉरलिटी के बारे में। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर करें प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।